बहुत समय पहले रामनगर गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम विजय था। विजय बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और फिर उन्हें गांव के अमीर सेठ माधो को बेच देता। सेठ माधो एक लालची व्यापारी था जो गरीबों की मेहनत का फायदा उठाकर उन्हें बहुत कम पैसे देता था। विजय, कब तक ऐसे चलेगा? रोज इतनी मेहनत करते हो लेकिन फिर भी घर में गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। घर में अब सब्जी भी खत्म हो चुकी है। लता, मैं भी यही सोचता हूँ। सुबह से शाम तक जंगल में रहकर लकड़ी काटता हूँ, पर सेठ जी कभी ठीक से दाम ही नहीं देते हैं। हमेशा वही पुराने दाम देते हैं। उसे बस अपना फायदा दिखता है। हमारी मेहनत की कीमत उसे कहाँ दिखती है। सुनते सुनते थक गई हूँ विजय। बारिश जब भी होती है छत से पानी टपकने लगती है और कभी कभी बर्तन भी ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं। बच्चे भी पूछते हैं, माँ आज खाने में क्या है? मैं उन्हें क्या जवाब दूं? लता, मुझे पता है तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। हर दिन ये हालात देखकर मेरा भी मन टूट जाता है, लेकिन यकीन मानो एक दिन सब बदलेगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जब तक सांस है मैं तुम्हें और बच्चों को कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। विजय, तुम्हारी बातें सुनकर थोड़ी हिम्मत तो मिलती है। बस दुआ है कि वो दिन जल्द ही आए। मैं भी अब और टूटना नहीं चाहती। हम सब तुम्हारे साथ हैं। लता, बस यही साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तुम लोग साथ हो, इसलिए ही मैं हर मुश्किल से लड़ पाता हूँ। देखना, बहुत जल्द हम अपने दिन बदल कर रहेंगे। हाँ विजय, हम सब तुम्हारे साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगले दिन सुबह होते ही विजय फिर से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कड़क धूप में खड़े होकर उसने घंटों पसीना बहाया, पर जब लकड़ियों का गट्ठर उठाकर वह सेठ जी के पास पहुंचा। अरे विजय, आज तो लकड़ी का भाव और गिर गया है। ऊपर से ये लकड़ियां भी कुछ कमजोर लग रही हैं। देख, नमी भरी पड़ी है इनमें। ऐसी हालत में ज्यादा दाम की उम्मीद मत रखना। जो बाजार में चल रहा है वही दे सकता हूँ। जितना बनता है उतना ही ले जा। सेठ जी, आज कड़क धूप में खड़े होकर पूरी जान लगाकर लकड़ी काटी है। कम से कम मेहनत का दाम तो सही से दे दीजिए। अरे भाई, मेरा भी धंधा है कि नहीं? बाजार की हालत बहुत खराब है। ऊपर से पिछले हफ्ते जो लकड़ी लाया था वो भी अब तक नहीं बिकी है। मैं तो आज बस इतना ही दे पाऊंगा। ठीक है सेठ जी, जो आप ठीक समझें दे दीजिए। और हाँ, अगली बार लकड़ी जरा अच्छे से काट कर लाना, तभी दाम बढ़ेगा। विजय का दिल एक बार फिर से टूट गया। कड़कती धूप में इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे बस कुछ सिक्के ही मिले। सिक्कों को मुट्ठी में कसकर वह चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। पता नहीं आज बच्चों के सामने क्या बोलूंगा और लता की उम्मीदों का क्या जवाब दूंगा। विजय, आज फिर इतनी देर कैसे हो गई? तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे आज भी सेठ जी ने पैसे कम दिए। अरे क्या बताऊं, आज तो लकड़ी का भाव पहले से भी कम कर दिया सेठ जी ने। इतने घंटे जंगल में पसीना बहाया और बदले में बस ये 2-4 सिक्के ही मिले। हे भगवान, ये सेठ जी तो गरीबों का खून पीकर ही रहेगा। अच्छा ये बताओ, क्या कहा उसने? वही, हर बार की तरह आज भी वही बात। बाजार बहुत खराब है, लकड़ी में कमियां हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। विजय, इतने कम पैसों से घर कैसे चलेगा? और बच्चे भी सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि पिताजी क्या लाएंगे। लता, मैं भी यही सोचते हुए आ रहा था कि बच्चे उम्मीद लगाए बैठे होंगे और मैं उनके सामने क्या कहूंगा। मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन हाथ में हमेशा बस कुछ सिक्के ही आ पाते हैं। विजय, कमाई भले ही कम है, लेकिन हमने अब तक जैसे तैसे दिन भी काटे हैं, आगे के भी काट लेंगे। मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है। लता, तुम साथ हो, बस यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। विजय, बस हिम्मत बनाए रखना। हम सब तुम्हारे साथ हैं। कभी अकेले मत समझना खुद को। अगले दिन विजय फिर से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। पेड़ काटते काटते उसे अचानक एक झाड़ी के पीछे एक गुफा दिखाई दी। वह हैरान हो गया, क्योंकि उसने पहले कभी इस गुफा को नहीं देखा था।
उत्सुकतावश जब वह गुफा के अंदर गया तो वहां उसे एक चमचमाती टोकरी रखी हुई दिखाई दी। विजय उस टोकरी के पास जाता है। अरे, ये कैसी गुफा है और यहाँ पर ये टोकरी किसने रखा है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। विजय ने जैसे ही उस टोकरी को छुआ, अचानक एक तेज रोशनी फैली और एक जिन प्रकट हुआ। कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? माफ कीजिए, मुझे लगा ये कोई साधारण जगह है तो मैं यूं ही अंदर आ गया, और जब मेरी नजर इस टोकरी पर पड़ी तो मुझे लगा कि शायद यह किसी की नहीं है, इसलिए मैंने इसे छू लिया। मेरा ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था, कृपया मुझे क्षमा करें। विजय, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? मैं एक जिन हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है और यह गुफा सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो न ये गुफा तुम्हें दिखाई देती और न ही तुम इस टोकरी के पास जा पाते। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हें यहाँ तक लाई है। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो यह टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे यह टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरने की जरूरत नहीं है विजय। मैं तुम्हारे जैसे ही ईमानदार इंसान का इंतजार कर रहा था। तुम यह टोकरी ले जाओ। यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या ये वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाई करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ विजय, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो भी वस्तु तुम इस टोकरी में डालोगे वही बार बार निकलेगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना। मैं वादा करता हूं कि इस टोकरी का उपयोग सिर्फ अच्छे और जरूरतमंद कामों के लिए ही करूंगा। मैं आपकी दी हुई सीख को कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा कहकर विजय ने विनम्रता से सिर झुकाया और टोकरी को लेकर निकल गया। अरे विजय, आज तो तुम जल्दी आ गए। और ये टोकरी, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ से लाई इसे? लता, तुम पहले अंदर चलो। लता, तुम यकीन नहीं करोगी, आज जंगल में मुझे एक रहस्यमयी गुफा मिली और उसके अंदर पड़ी थी ये टोकरी, जैसे किसी ने सालों से छुपा रखी हो। लेकिन ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, ये एक जादुई टोकरी है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। जादुई टोकरी? सुनने में तो ये किसी कहानी जैसी लग रही है विजय, लेकिन कहीं ये हमारे लिए कोई मुसीबत तो नहीं बन जाएगी? नहीं लता, ये टोकरी मुझे एक जिन ने दी है, लेकिन साथ में एक शर्त भी दी है। विजय लता को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। तो फिर हमें इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना होगा। विजय और लता टोकरी को ध्यान से देख रहे थे। दोनों सोच में पड़ गए कि इसमें सबसे पहले क्या डाला जाए। तभी लता को कुछ याद आया। विजय, तुम्हें याद है कुछ महीने पहले तुम जंगल से एक चंदन की लकड़ी लाए थे और बहुत खुश होकर कहा था कि ये बहुत कीमती चीज है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। क्या वो अब भी हमारे पास है? हाँ विजय, वो लकड़ी मैंने आज भी संभाल कर रखी है। तो तुम उस लकड़ी को ले आओ। हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। लता चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वह जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालती है, देखते ही देखते उसमें ढेर सारी चंदन की लकड़ियां भर गईं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। ये देखिए, कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ लता, मैं कल सुबह बाजार जाकर उसे बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने राजू और चिंकी के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे।
अगले दिन सुबह होते ही विजय वह लकड़ी लेकर बाजार चला जाता है और लकड़ियों को बेचकर विजय को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर विजय घर आ जाता है, पर विजय का दिल सच में बहुत बड़ा था। जब उसे जादुई टोकरी का चमत्कार मिला तो उसने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। लता, मैं ये खुशखबरी उन सभी लकड़हारों को देने जा रहा हूँ जो मेरी तरह सालों से मेहनत करते आ रहे हैं। सेठ माधो जी से सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि वो सभी बहुत परेशान थे। अगर किस्मत ने मुझे मौका दिया है तो क्यों ना मैं इस खुशी में उन्हें भी शामिल करूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो गांव की किस्मत बदल सकती है। विजय फिर अपने साथियों गणेश, सुरेश, रामू और मोहन के पास गया। वे सब सेठ माधो के यहाँ काम करते थे और बहुत दुखी थे। अरे विजय, तू यहाँ कैसे? विजय, तुम यह टोकरी लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, दरअसल मैं तुम लोगों के पास ही आ रहा था। और बताओ, सेठ माधो जी पगार ठीक से तो दे रहे हैं ना? अरे विजय, क्या बताऊं, हम दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी घर चलाना मुश्किल है। भाई, सेठ माधो ने मेरी आधी पगार सिर्फ इसलिए काट ली क्योंकि मैं बीमार था। अगर हम सब मिलकर खुद का व्यापार शुरू करें तो किसी सेठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ विजय, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम करें तो करें क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास एक जादुई टोकरी है, लेकिन इसमें विश्वास, मेहनत और ईमानदारी चाहिए। शुरू में सबको यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब विजय ने उन्हें टोकरी दिखाई और उसका चमत्कार बताया तो सब हैरान रह गए और सब एक साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। टोकरी अब सभी के लिए वरदान बन गई थी। वे बारी बारी से उसमें चंदन की लकड़ी को डालते और पूरे गांव में उसे बेचते। अब गांव में खुशहाली आने लगी। बच्चों की पढ़ाई, घरों की मरम्मत और नए रोजगार शुरू हो गए। लेकिन खुशियों की ये खबर एक दिन सेठ माधो जी तक भी पहुंच गई। अरे सूरज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सुना है गांव में बहुत तरक्की हो रही है, क्या ये बात सच है? हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, और इसके पीछे है विजय की जादुई टोकरी। सूरज ने सेठ माधो को पूरी कहानी सुनाई। ये बात सुनकर सेठ माधो की आंखों में लालच की चमक आ गई। लगता है हमें ही कुछ करना होगा। तो क्या सेठ जी, आज रात हम उस टोकरी को चुरा लें? हाँ सूरज, आज रात हम दोनों उस टोकरी को चुरा लेंगे और फिर रातों रात अमीर बन जाएंगे। ये बात सोचकर दोनों बहुत खुश होने लगे और फिर रात होने का इंतजार करने लगे। रात ढलते ही जब पूरा गांव गहरी नींद में था, सेठ माधो चुपचाप विजय के घर पहुंचा। उसकी आंखों में लालच था और मन में एक ही ख्याल, टोकरी मेरी होनी चाहिए। वे दोनों चुपचाप विजय के घर में घुसे और टोकरी उठा लाए। घर पहुंचते ही उसने टोकरी में सोने का सिक्का डाल दिया, यह सोचकर कि अब वह अमीर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने टोकरी में हाथ डाला, उसमें अचानक एक जहरीला सांप प्रकट हुआ और उसने सेठ माधो को डस लिया। वह तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा और वह बेहोश हो गया। उसी पल वहां जादुई जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखों में नाराजगी थी। यह टोकरी केवल ईमानदार और मेहनती लोगों के लिए है, तुम्हारे जैसे लालचियों के लिए नहीं। जो इसे लालच और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा, उसे इसका दुष्परिणाम भुगतना ही होगा। सुबह जब विजय और लता उठे तो उनकी नजर सबसे पहले उसी जगह पर गई जहां जादुई टोकरी रखी थी, लेकिन आज वहां कुछ भी नहीं था। अरे विजय, ये टोकरी कहाँ गई? कल रात तो यहीं रखी थी ना? हाँ लता, यही तो थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कल रात। आखिर ये टोकरी अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकती है, वो भी रातों रात? कहीं कोई इसे चुरा तो नहीं ले गया? अब हम क्या करेंगे? इसी से तो हमने सब कुछ शुरू किया था, यही तो हमारी उम्मीद थी। लता, तुम इतना घबराओ मत, क्योंकि जिसने भी इसे चुराया है वो इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कहा था कि जो भी लालच में आकर इसका गलत इस्तेमाल करेगा, उसे इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमारी टोकरी ऐसे कैसे गायब हो गई? अब समझ नहीं आ रहा आगे क्या करें। लता, टोकरी गई है, लेकिन हमारी मेहनत और ईमानदारी अभी भी हमारे पास है। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन पहले ये पता लगाना होगा कि ये टोकरी गई कहाँ। हाँ, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है विजय। अगर वो टोकरी वापस नहीं मिली तो? हिम्मत रखो लता,
हम अकेले नहीं हैं, पूरा गांव हमारे साथ है। विजय अपनी पत्नी लता के साथ तुरंत अपने दोस्तों गणेश, सुरेश, रामू और मोहन के पास गया। दोस्तों, एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। हमारी जादुई टोकरी चोरी हो गई है। क्या? ये कैसे हो गया? ये टोकरी कोई ऐसे कैसे चुरा सकता है और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला? अब हमारा काम कैसे चलेगा विजय? हम लोग तो उसी टोकरी के भरोसे जी रहे थे। अगर वो ही नहीं रही तो अब कैसे गुजारा होगा? विजय, अब हम क्या करेंगे? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमने टोकरी से पहले भी मेहनत की है और आगे भी करेंगे। लेकिन अभी सबसे जरूरी ये है कि हम मिलकर पता लगाएं कि ये चोरी आखिर किसने की। कुछ ही समय में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर घर, हर गली में बस इसी की चर्चा होने लगी। लोगों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में पूरा गांव एकजुट होकर विजय के साथ खड़ा हो गया। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये टोकरी गई कहां? उधर सेठ माधो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। जहर का असर धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। उसे अपनी लालच और गलती का एहसास होने लगा। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस चीज को पाने की चाह में मैं अंधा हो गया, उसी ने आज मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। सेठ जी, अब क्या करें? चलो अभी इसी वक्त टोकरी वापस करते हैं और सबसे माफी मांगते हैं, वरना ये गलती मुझे जिंदगी भर सताएगी। सेठ माधो टोकरी लेकर गांव पहुंचा। सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। विजय, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारी टोकरी चुरा ली, लेकिन मुझे मेरी सजा मिल गई। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या सेठ जी, ये आपने किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपकी इस एक गलती की वजह से हम सब कितने परेशान हो गए थे। विजय, अब मुझे अपनी गलती का सच में एहसास हो गया है। लालच ने मेरी सोच को पूरी तरह अंधा कर दिया था। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि दूसरों की खुशियां छीनकर कभी सुकून नहीं मिलता। आज अपनी हर गलती पर मुझे गहरा पछतावा हो रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। ये लो तुम्हारी टोकरी, और अगर हो सके तो मुझे एक मौका और दे दो ताकि मैं खुद को बदल सकूं। अगर आपको सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम आपको माफ करते हैं। और गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना ही इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई और हिम्मत होती है। अगर आपने सच में अपनी गलती समझ ली है तो हम आपको माफ करते हैं। लेकिन अब से किसी गरीब का हक मत छीनिएगा। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं भी ईमानदारी से काम करूंगा और आप सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। ठीक है सेठ जी, अब हम सब मिलकर काम करेंगे। यहाँ न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा, हम सब बराबर होंगे।